हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। हम लोग 10th क्लास का हिस्ट्री क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वह पहले के 3 वीडियो देख सकते हैं और ये चौथा चैप्टर है। आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही आगे वीडियो आपको मिलता रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत एक देश है, स्वतंत्र देश है और इसमें राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र का अर्थ होता है देश से प्रेम करना। तो भारत के अंदर में राष्ट्रवाद कैसे पनपा था और किस तरह से भारत आज़ाद हुआ था, इसकी चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रीय चेतना का उदय अर्थात अपने राष्ट्र से प्रेम करने की भावना को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति या कोई समूह किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं तो उनके बीच जो एकता का वाहक बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यानी भारत में राष्ट्रवाद कैसे निकला। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण ब्रिटिश शासन के द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन है जो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण थे। भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों का शोषण हुआ, असमानता के कारण ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसके कारण नीचे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक कारण। 3 सफल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए और तीनों सफल हो गए। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका और कनाडा के क्रांतिकारियों को एकजुट कर गदर पार्टी की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों नरम दल और गरम दल एक हो गए, यानी महात्मा गांधी ने दोनों के बीच समझौता करा दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी आंदोलन चलाने के लिए समझौता हो गया। इस सब के सब लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था और चंपारण का एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए यहीं से बुलाया था। फिर आगे है चौथा जो कारण है वह है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। तो लिखा है प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई, विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर दिया गया और 1919 ईस्वी में रॉयल्टी एक्ट पारित किया गया। रॉयल्टी एक्ट क्या था? तो किसी भी भारतीय को बिना किसी सूचना दिए गिरफ्तार कर लिया जाता था और गैर जमानती वारंट होता था जिसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। इसके संबंध में जालियांवाला बाग हत्याकांड का होना, यानी लोगों ने रॉयल्टी एक्ट के विरोध में एक आंदोलन चलाया, एक मीटिंग कर रहे थे, इस पर जनरल ओडायर ने गोली चलाया और हज़ारों लोग मारे गए, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। भारत में राष्ट्रवाद का उदय काफ़ी तेज़ी से हुआ। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया, यानी कि भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के समर्थन में एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया था जिसका महात्मा गांधी ने भी सहयोग किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण, यानी कि 1915 ईस्वी से लेकर के 1948 तक काल को गांधीवादी काल कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे और 1916 से उन्होंने कार्य करना शुरू किया था। लिखा है 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ जिससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। उनके द्वारा चंपारण और खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन किया गया जो सफल हुआ। ऑटोमन साम्राज्य पर सख्त संधि थोपने के कारण भारत के मुसलमान नाराज होकर के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की है। फिर आगे लिखा है जनता के अंदर गोरों की प्रतिष्ठा घटी, यानी अंग्रेजों का जो सम्मान था वो खत्म हुआ। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल गए, साथ ही कांग्रेस के नरम दल और गरम दल भी एकजुट हो गए। अब यहाँ पे है रॉयल्टी एक्ट। बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉयलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अनुशंसा 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉयलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन का प्रावधान था जिसका निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। किसी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट की गिरफ्तारी किया जा सकता था। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन टॉपिक जालियांवाला बाग हत्याकांड। लिखा है रॉयलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही विवेक टॉपिक में से एक है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आगे लिखा है जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग कर दी। इसी तरह से महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि क्या करते त्याग दिए थे। गाइस, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको बताइए चैनल से जुड़े और अच्छा से तैयारी कर लेंगे। नोट्स बहुत ही वीवीआई है और आप इसे अच्छा से पढ़ करके बहुत ही कम समय में तैयारी कर सकते हैं। फिर लिखा है अब हम पढ़ने जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन को विस्तार से। ऑटोमन साम्राज्य इस्लामिक दुनिया का एक लिखा राजनीतिक आध्यात्मिक नेता था जिसे खलीफा कहा जाता था, अर्थात इस्लाम के प्रमुख को खलीफा कहा जाता था जिसका केंद्र तुर्की था। मुसलमान खलीफा को धार्मिक और आध्यात्मिक नेता मानते थे।
ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित यानी तोड़ दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने विशेष प्रदेश में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। 1920 ईस्वी के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे। और इसको किसने शुरू किया था? तब खिलाफत आंदोलन को अली बंधु यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने प्रारंभ किया था। नवंबर 1919 में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। यानी उन्होंने आंदोलन शुरू किया और महात्मा गांधी को अध्यक्ष बना दिया, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़ेगा और आंदोलन क्या होगा? मजबूत होगा। फिर आगे लिखा है, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 ईस्वी में समर्थन पाकर यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा था और इसके लिए 3 सूत्री मांग रखा गया था। कितने सूत्री? 3 फार्मूला रखा गया था। पहला, तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लैंगिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। दूसरा, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक यानी खलीफा के अधीन किया जाए। तीसरा, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों के संरक्षक बनाया जाए। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी कि सितंबर 1920 ईस्वी महात्मा गांधी ने असहयोग चलाने का प्रस्ताव पारित किया। यानी कि एक आंदोलन चल ही रहा था, उसी समय कलकत्ता अधिवेशन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा कि वह पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी सितंबर 1920 में गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन के रूप में बदल दिया। जो खिलाफत आंदोलन की मांग थी, वही असहयोग आंदोलन की मांग को भी रखा गया। इसमें भी तीन बातें रखा गया जो 2 साल तक चला था ना। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित 3 कारण थे। पहला था खिलाफत का मुद्दा, यानी खिलाफत आंदोलन को साथ में रखा जाएगा। दूसरा, पंजाब में सरकार द्वारा बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो हुआ था उस पर न्याय देना। तीसरा था स्वराज की प्राप्ति, यानी देश आज़ाद कराने के बारे में। फिर आगे लिखा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 22 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। फिर पूछेगा आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? तो गोरखपुर के चौरी चौरा में एक चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, इस वजह से। लिखा है, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया था। पहला कार्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने के और नैतिक रूप से पराजित करने के लिए उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी स्कूलों और गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी करने जाने से इनकार करना शामिल था। दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना करना, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। यानी कि ये आंदोलन 2 तरह से चल रहा था। पहला में अंग्रेजों का विरोध किया जाएगा और दूसरे में क्या किया जाएगा? भारत के लोगों का समर्थन किया जाएगा, भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाएगा। तो लिखा है, आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टर ने अपनी चलती वकालत छोड़कर के आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 ईस्वी को मुंबई में राष्ट्रवादी हड़ताल के साथ किया गया था। सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सभी ने अगवा आंदोलन की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला कर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों को जान ले ली। क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा प्रेमी थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? हिंसा हो गया। इसलिए 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार करके 6 साल के कारावास की सजा सुना दी गई। किस वजह से? चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से। अब देखते हैं परिणाम क्या होगा। खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन का परिणाम। लिखा, असहयोग के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो गई, भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। इन सफलता के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस और गांधी जी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा था। क्या है कि इस समय चरखा और हथकरघा को भी बढ़ावा मिला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चरखा बटाया गया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया दूसरा जन आंदोलन, जिसको बोलते हैं सविनय अगवा आंदोलन। लिखा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों में 250 किलोमीटर, यहाँ पर 50 किलोमीटर नहीं रहेगा, लगभग
40 या 41 मील रहेगा, ठीक है। पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बना करके कानून का क्या किया, उल्लंघन किया। यानी पूछेगा आपसे दांडी यात्रा क्या है, तो यही लिखना पड़ेगा कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 78 लोग साथ चले थे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था। इसे हम लोग बोलते हैं दांडी यात्रा। और यहाँ से सभी ने अगवा आंदोलन शुरू हो गया। अब हम लोग फिर से देखते हैं आंदोलन का कार्यक्रम। यह असहयोग आंदोलन की तरह ही है, ठीक है। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, छात्रों स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, सरकार को कोई टैक्स नहीं अदा किया जाना चाहिए, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, वकील अदालत छोड़े तथा सरकारी कर्मचारी इस्तीफा दे, हर घर में लोग चरखा काटे तथा सूत बनाएं। इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि जिस तरह से असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था, ये खत्म नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं लॉर्ड इरविन जो उस समय था, उसने महात्मा गांधी को बुलाया और बीच में एक समझौता हुआ जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट यानी कि दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये क्या है कि 1931 में ये हुआ था। सभी ने अगवा आंदोलन की व्यापक सफलता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करनी पड़ी, जिससे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे ही दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसके तहत महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा द्वितीय यानी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन टेबल मीटिंग जो होता है में भाग लेने हेतु कहाँ चले सहमत हो गए हैं, राउंड टेबल मीटिंग। फिर लिखा है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहाँ किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी, अतः वह निराश वापस लौट गए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया था। तब गांधी जी ने दोबारा सभी आंदोलन का किया प्रारंभ किया। और देखिए ये गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी, मुस्लिम लीग, भीमराव अम्बेडकर सभी लोगों में राय नहीं बना था। वे लोग अलग अलग मांगे कर रहे थे, इसलिए यह सफल हुआ था। फिर है इससे पहले जैसा धार एवं उत्साह नहीं था, जिससे 1934 ईस्वी में आंदोलन को पूरी तरह से वापस ले लिया गया। यानी सभी ने अगवा आंदोलन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर से वापस चलते हैं 1917 ईस्वी में, जहाँ पे चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह था भारत में। लेकिन है कि बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, खराब थी। यहाँ नीले गोरू द्वारा यानी अंग्रेज जो थे नील की खेती करने वाले, उनके द्वारा 3 कट्टे व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपने भूमि के 3/20 यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो सबसे अच्छा भूमि है उस पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यह सामान्यतः उपजाऊ भूमि होती थी। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। 1908 ईस्वी में 3 कट्टे व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की थी, परंतु इसमें किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नीलों के इस अत्याचार से किसान त्रास देने परेशान थे। इसी समय 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के एक किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध किया। किसानों की मांग को लेकर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रीगन कमेटी का गठन किया और गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य बने। इस कमेटी की सिफारिश के पर ब्रिटिश सरकार ने किसानों के 3 कट्टे व्यवस्था और अन्य कर टैक्स समाप्त कर दिया और बहुत सारा छूट भी दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों ने लगान माफी के लिए आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने लगान माफी के लिए किसानों की मांग के कारण का समर्थन किया, क्योंकि 1917 ईस्वी में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति हुई थी। लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफी का प्रावधान नहीं था। 22 जून 1918 ईस्वी को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो 1 महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी की फसल अच्छी होने तथा सरकार द्वारा दमनकारी उपाय करने के वजह से स्थिति बदल चुकी थी। गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों में अंग्रेजों के शोषण मूलक कानून का विरोध करने का साहस जगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मुपला विद्रोह, जो दक्षिण भारत केरल में हुआ था। आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिससे मुपला विद्रोह कहा जाता है। मुपला विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। मुपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे जो इस्लाम धर्म के न्याय थे, जबकि स्थानीय नम्बूदर यानी कि नायर भूमि स्वामी जो उच्च जातीय हिंदू थे। अन्य भूमि स्वामियों की तरह उन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय का समर्थन करती थी। 1921 ईस्वी में नई स्थिति उत्पन्न हुई, जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन का समर्थन दे दिया। इस नई स्थिति से उत्साहित होकर के मुपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसालियार को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थानों पर हमले आरंभ कर दिए।
यानी ये तो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे हिंदू मुस्लिम देने का रंग शुरू कर दिया, लेकिन दंगा करवा दिया। फिर लिखा है परिस्थिति की गंभीरता देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग बारदोली आंदोलन जो गुजरात में हुआ था। लिखा है फरवरी 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली तालुका में लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों पर भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पर उन्हें सरदार की उपाधि मिल गई। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि कब मिला था सरदार की, तो बारदोली आंदोलन से। किसानों के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल हुई। एम मुंशी और लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन मुंबई विधानसभा से बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यानी कि वह जो विधायक थे उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लिखा है कि सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा। नई जांच समिति ने इस वृद्धि को अनुचित माना, अंततः सरकार को लगान की दर कम करनी पड़ी। यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हुआ। अब हम लोग पढ़ते लोग किसान सभा का गठन कैसे होगा। तो 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मुहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था और 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में तथा 1929 ईस्वी में सोनपुर में किसान सभा का गठन किया। इनकी बारी बारी से हर जगह पर ये मीटिंग होता था और पूर्णतः 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो ये सब ऊपर से छोड़ देंगे और ये याद रखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अब हम लोग पढ़ते हैं मजदूर आंदोलन। यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव भारत में भी पड़ा, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में भी चेतना जागृत हुई। 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी कारण मजदूर को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि कर दी, लेकिन महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी। यानी कि देखे थे कि मुसीबत है तो उनका सैलरी बढ़ा दिया गया, जैसे मुसीबत खत्म हुआ सैलरी कम कर दिया गया, जिससे मजदूर गुस्से में आ गए। 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। किसने किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों की समर्थन जारी रहा। अब हम लोग पढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन। ये भी भारत की आज़ादी में बहुत मुख्य भूमिका निभाए थे। लिखा है कि 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत में अनेक भागों में आदिवासी आंदोलन होते रहे। जैसे 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह, 1914 ईस्वी के खुंड विद्रोह और 1914 ईस्वी तक जतरा भगत के नेतृत्व में कई विद्रोह हुए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में राजनीतिक दल। वही एक कांग्रेसी राजनीतिक दल था। लिखा है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था वो किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टूबियन AD की AO ह्यूम ने किया, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में इसकी स्थापना हुआ था और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर है वामपंथी यानी कम्युनिस्ट पार्टी। 1920 ईस्वी में MN राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। अंग्रेजी सरकार भारत के कम्युनिस्ट नेताओं को अलग अलग मुकदमों में फंसाकर भारत में समाजवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी में बाद में बड़ी संख्या में मजदूरों और किसानों को शामिल किया गया। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम लीग। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को अचंभित कर दिया था। अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए 1858 ईस्वी में फूट डालो और शासन करो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। 1887 ईस्वी में लॉर्ड डॉफरी ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। इससे मुसलमानों को लगने लगा कि कांग्रेस हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहती है। इसी भावना से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सर आगा खान और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव रखी गई। ढाका में 30 सितंबर 1906 ईस्वी को एक सम्मेलन बुलाया गया और जहाँ इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान दिलाना एवं न्यायाधीशों के पदों पर मुसलमानों को जगह दिलाना था। अब लिखा है स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लेने से दुखी होकर मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किया। स्वराज पार्टी का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। यह सरकारी कार्यों में दखल देते थे। यह धारा सभाओं में जाते थे और विभिन्न मुद्दों पर बहस करने के बाद विरोध जताते हुए बाहर निकल जाते थे। उनकी नीति दमनकारी कानूनों का विरोध करना था और अपनी नीतियों पर नहीं टिक रहने के कारण स्वराज पार्टी का अंत 1926 ईस्वी में हो गया। यानी कि आपसे पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था, 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किसने, पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। लेकिन ये लोग अपने
रास्ता से हट गया लो, इसीलिए 1926 ईस्वी में पार्टी का अंत हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लो 1925 ईस्वी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, RSS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से असंतुष्ट होकर भारतीय नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो आपसे पूछेगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने कौन सा स्थापना धर्म का स्थापना किया? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया। फिर आगे लिखा है कि 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना किया गया। तो हिंदू महासभा कब बना? 1915 में। किसने बनाया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और कहाँ? तो हरिद्वार में। फिर लिखा है महात्मा गांधी के आने के बाद सांप्रदायिक पार्टियों के लोगों को महत्व देना कम कर दिए। असहयोग आंदोलन स्थगन के बाद फिर से सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी जेल चले गए थे, असहयोग आंदोलन असफल हो गया था। फिर लिखा है बाल गंगाधर के अनुयायी KB हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इस संघ का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिंदू नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था। RSS की स्थापना कब और किसने किया? तो KB हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में RSS की स्थापना किया। इस तरह से चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से समाप्त हो गया। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।